क्या हाल भाई? मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो, और आखिरी में बोलेंगे कि लड़ते रहो और पढ़ते रहो। तो नया चालू करते हैं, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। नए लास्ट टर्न पे अपन सर्कुलर खत्म कर दिया था, 8 से 9 लेक्चर लिए, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत समझदारी के साथ, बहुत धैर्य के साथ आपको पढ़ाया है। अच्छा चैप्टर था, पर आपको समझ आया होगा, है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? गड़बड़ तो नहीं करोगे? इतनी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी मास्टर की? सोचो तुम्हारे को सर्कुलर और रोटेशन पढ़ाने के लिए मैंने अपने को मोटा कर लिया है, अरे है कि नहीं? अब देखो तुम, एक बार रोटेशन खत्म हो जाने दो, फिर देखो तुम लोग, मैं जो है 6 पैक लेके आऊंगा, टेंशन ही मत लो तुम लोग। तुम देखना एकदम ऋतिक रोशन भी फेल होगा अपने सामने। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं अच्छा सर अभी फेल है वो तो, ये झूठो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अपना नए प्रश्न से नया अध्याय वर्क एनर्जी, बहुत बेसिक होगा, थोड़ा सा अच्छा भी होगा, इस लेक्चर को ध्यान से समझें। कोई किताबी सीक्वेंस नहीं, फील वाली सीक्वेंस को फॉलो करूंगा। कोई किताबी सीक्वेंस या कहानी पे फोकस न करके, जिनसे सवाल बनते हैं, जिस सीक्वेंस में सवाल बच्चे से होते हैं, उस सीक्वेंस में आपको सवाल कराने का प्रयास करूंगा। तो अच्छे और लोअर स्तर के दोनों तरीके के मिक्सचर के सवाल आपको कराएंगे। तो वर्क, पावर, एनर्जी, जैसे कि नाम ही बता रहा है, वर्क भी पढ़ना है, पावर भी पढ़नी है और एनर्जी भी पढ़नी है। सबसे ज्यादा फोकस होगा वर्क पर। वर्क की एक फॉर्म अपनी एनर्जी भी आएगी, है कि नहीं? किसी चीज पे कार्य करोगे तभी तो उसमें ताकत आएगी, यानी कि एनर्जी आएगी, यस और नो। और उस एनर्जी की रफ्तार पावर कहला जाएगी। हाँ, तो वर्क बेसिक चीज है। अरे कार्य करोगे तभी तो एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी, उस एनर्जी की रफ्तार क्या कहलाएगी? पावर। ओके, खैर, तो बहुत बेसिक जो इसमें फंडामेंटल चीज है वो क्या है? वर्क। अच्छा, वर्क वर्क वर्क, जैसे मान लो कि मैंने होमवर्क दिया कि भाई कल जो है डीपीपी और वर्कशीट कराना। ठीक भाई, सबने मन में मान लिया डीपीपी और वर्कशीट करेंगे। अब मान लीजिए इसमें 2 वैरायटी के बच्चे हैं, जनरली 2 ही वैरायटी के बच्चे होते हैं। क्या होते हैं 2 वैरायटी के बच्चे? एक बच्चा तो वो है जिसने अरे सर ने डीपीपी वर्कशीट दिए, डीपीपी वर्कशीट दिए, डीपीपी वर्कशीट दिए, डीपीपी वर्कशीट दिए, सोच ही रहा है वो बस कि डीपीपी वर्कशीट दी है, डीपीपी वर्कशीट दी है, डीपीपी वर्कशीट दी है, कर नहीं रहा है, पर सोच सोच के भी क्या उसे थकान हो गई है। दूसरा वो है जिसने बोला कि सर ने डीपीपी वर्कशीट दी और उसने करना चालू कर लिया और उसने कार्य खत्म कर लिया। सोचो वास्तविकता में हो सकता है कि थके दोनों हो, क्योंकि एक मानसिक रूप से थक रहा है, यार काम दिया था करा नहीं, काम दिया था करा नहीं, काम दिया था करा नहीं। पर अगर बात करें तो पहले व्यक्ति जो सिर्फ सोच रहा है, वो थकान जरूर उसको मानसिक रूप से हो सकती है कि मैंने काम नहीं करा, काम नहीं करा, काम करना है, काम करना है, काम करना है, पर उसके कार्य को काउंट नहीं करा जाएगा। फिजिक्स में ऐसा ही होता है। वो थकान जो कार्य प्रोड्यूस करे उसे वर्क बोला जाएगा। ऐसी थकान जो कोई आउटपुट ना लाए उसे कार्य नहीं कहा जाएगा। अच्छा, तो इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। फिजिक्स में जिस थकान से या जिस प्रयास से आउटपुट आए उसे कार्य माना जाएगा, जिस प्रयास से कोई आउटपुट ना आए उसे प्रयास नहीं माना जाएगा। यह फिजिक्स की भाषा में वर्क है। यानी कि अगर मैं इस ग्लास के, पानी से भरे ग्लास को लेकर पकड़ के रहूं, भले 2 घंटे खड़ा रहूं, अरे हाँ ना बोलो भाई। पानी की ग्लास से एक बात बताता हूं, अच्छी सी याद आई मुझे, बहुत बढ़िया से। क्यों मैं बात बता रहा हूं? पानी की ग्लास से याद आई, थोड़ा सा डेविएट हो गया हूं अपने चैप्टर से, वापस वहीं आ जाऊंगा। क्या ध्यान से समझो, अगर आपको रियलिटी में कार्य करना है, रियलिटी में आपको कार्य करना है, तो मानसिक रूप से आप फ्री होने चाहिए। मान लो आपको कोई तकलीफ आ गई, कोई सवाल नहीं हो रहा, कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा, किसी टीचर ने डांट दिया, मम्मी पापा ने डांट दिया, भाई से लड़ाई हो गई, ये एक समस्या है। अब अगर आप उस समस्या को पकड़ के खड़े रहोगे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जैसे किसी ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि मान लो मैं इस ग्लास को, इसको समस्या के रूप में समझो, मान लो मैं इस ग्लास को, जो समस्या रूपी है, इस ग्लास को मैं लेके खड़ा रहूं, 1 मिनट खड़ा रहूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह लूंगा। आधा घंटा खड़ा रहूं, क्या हाथ दर्द होने लगेगा? हाँ सर। काम तो कुछ नहीं कर रहा? हाँ सर। सोच 1 घंटे खड़ा रहूं, क्या हाथ और दर्द होने लगेगा? 2 घंटे खड़ा रहूं, क्या कंधा भी दर्द होने लगेगा? सोच क्या 10 घंटे खड़ा रहूं, क्या शरीर भी दर्द होने लगेगा? हो सकता है 10 घंटे तक खड़े ही नहीं रह पाओ तुम लोग। काम तो कुछ करा नहीं, समस्या भी ऐसे ही है दिमाग में। अगर उसके बारे में सोचते रहोगे समस्या है, समस्या है, समस्या है, समस्या है, समस्या है, समस्या है, दर्द बढ़ता जाएगा। उसके समाधान के बारे में सोचो। इसलिए दिमाग में समस्या रखने से बात नहीं बनेगी। इसीलिए कहता है कि अगर समस्याओं के बारे में सोचोगे तो बहाने ढूंढोगे, अरे हां की ना, और समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे।
समाधान के बारे में सोचोगे तो रास्ते ढूंढोगे। मैं मोटिवेशन की तरफ चला गया, पर ये सच्चाई है, ऐसा नहीं कोई भी समस्या है तो उसको नहीं समस्या है समस्या है समस्या है, काम करना है ये नहीं, उसे पकड़ के बैठे रहोगे तो भी थकान हो जाएगी। हाँ, और आउटपुट जीरो बल्कि नेगेटिव और हो गए। हाँ सर, थकान भी हो गई, कोई काम भी नहीं हुआ तो नेगेटिविटी और आ गई, काम भी नहीं हुआ और मैं थक भी गया। यस और नो? सोच, अब सोच भाई, अगर ये पानी का ग्लास है तो पानी पीना है, रखना है, जो भी करना है उसका तय कर लो थोड़ी सी देर में ही, तो अपने आप समाधान निकल आएगा। हाँ सर, खैर मैंने वर्क को अपने मोटिवेशन वाली बात से बता दिया आपको, क्योंकि किसी ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि अगर ग्लास को पकड़े रहोगे, समस्याओं को भी पकड़े रहोगे तो उसका समाधान नहीं निकलेगा, उसे आपको कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। ओके सर, खैर मोटिवेशन से वापस आते हैं। अगर मैं इस ग्लास को पकड़े रहूं तो मैं क्या कार्य कर रहा हूं? कुछ नहीं, पर क्या मैं थक रहा हूं? हाँ, पर फिजिक्स के टर्म्स में इसे कार्य माना नहीं जाएगा। फिजिक्स के टर्म्स में इसे कार्य माना नहीं जाएगा। फिजिक्स के टर्म्स में कार्य किसी और चीज को माना जाता है। किसको माना जाता है? ध्यान से सुनते हैं। देखो भाई, चल जा भाई, चल जा, खुल जा, सिम आजा। देखो भाई, वर्क तभी आएगा, किसी भी चीज में हम कार्य तभी करेंगे जब उसमें फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स को सर हम अच्छे से जानते हैं, फालतू की कहानी ज्यादा सुनाए बिना काम की बात पे आता हूं। जब मैं किसी चीज में फोर्स लगाता हूं तो हो सकता है वो चले, हो सकता है वो ना चले। जैसे कि अगर इस पे फोर्स लगा के तो रोक रखा है मैंने, पर ये चल नहीं रही तो कोई आउटपुट नहीं है। मान लो फोर्स लगा के ऐसे चलाऊं तो क्या मैं अपने प्रयास को क्रियान्वित कर क्या आउटपुट ला रहा हूं? आउटपुट क्या है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहां से यहां रख रहा हूं। दिस इज आउटपुट, यानी कि जो मैंने प्रयास किया उसकी सफलता कुछ हद तक हुई। हां सर, अब वो फोर्स सही तरीके से लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो समय के साथ आएगा। तो फिजिक्स की डेफिनेशन में वर्क को क्या लिखा गया कि भाई फोर्स, ध्यान सुना, बेसिक बिल्कुल, फोर्स ने जो डिस्प्लेसमेंट करा, यानी कि जो उसको हिलाया बॉडी को इधर से उधर तक, वही तो आउटपुट है। अगर हम किसी चीज पर फोर्स लगाएं और वो अपनी जगह बदल ले तो क्या जगह बदलना आउटपुट है? तो आउटपुट इज व्हाट? अगर ऐसे समझे तो डिस्प्लेसमेंट, यस सर, और फोर्स इज व्हाट? इनपुट, यस सर। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा कार्य। क्या कहलाएगा? कार्य। आपने सुना होगा जरूर कि डीडब्ल्यू को लिखा जाता है ऐसे, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं। डीडब्ल्यू इक्वल टू सुना होगा एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट। क्या डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं? हाँ, तो कैसे ये फॉर्मूला आया याद रख लेते हैं, अभी धीरे धीरे और फील आने लगेगी कि डीडब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। किसका? और समझ आएगा अभी समय के साथ। ओके, और एफ फोर्स, और दोनों का क्या है? डॉट प्रोडक्ट। बोलो क्लियर? अगर टोटल वर्डन निकालना हो तो इंटीग्रेट करना होता है, तो लिखा जाता है एफ डॉट डीएस का इंटीग्रेशन। डीडब्ल्यू मतलब छोटा सा वर्डन फॉर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लंबा ले रहा हूं तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मुझे जोड़ना पड़ेगा? क्या जोड़ने का तरीका इंटीग्रेशन होता है, इसलिए वर्डन टोटल लिखा जाता है। इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस। कंफ्यूज मत हो इंटीग्रेशन कहां से आ गया, धीरे धीरे समय के साथ समझ आ जाएगा। तो वर्डन बाई फोर्स, वर्डन बाई फोर्स इज बेसिकली, फॉर्मूला क्या आया? वर्डन बाई फोर्स इज बेसिकली एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट यानी कि दोनों के बीच का एंगल, डीएस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर। क्या दो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट लिखा जा सकता है? हां, उनके डॉट प्रोडक्ट को ही वर्डन कहा जाता है। ओके, ये लो भाई, ओ हो, सोचो इस आदमी ने फोर्स कैसे लगाया? ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ? ऐसे। ओके, अब खुद बताओ कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल है? थीटा। हां, तो एफ और डीएस दो वेक्टर हुए, ऐसे एफ और डीएस दो वेक्टर हुए, तुम जानते हो बहुत बेसिक है, पर बता देता हूं ताकि शर्म नहीं आए, मतलब शर्म आ जाए अपने को। थीटा क्या डॉट प्रोडक्ट होगा? एफ डीएस कॉस थीटा। ये जो छोटे से डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमको जो कार्य करना पड़ा या जो कार्य हमें मिला वो क्या है? जो कार्य हमें करना पड़ा वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, वो लिखा गया एफ डीएस कॉस थीटा। क्या लिखा गया? एफ वेक्टर डॉट डीएस या एफ डीएस कॉस थीटा। क्या ये बेसिक सी बात समझ आई है? बहुत सिंपल कहानी। अच्छा,
सिंपल, वर्डन इज एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन। छोटा सा वर्डन लिखना हो तो एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट, कॉस थीटा आता है, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। ओके, बोलो क्लियर है? हाँ सर, ये आ गया, लो साहब, सिंपल। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या वर्डन बाय द मैन ऑन द बॉडी ये चीज है क्या? बेसिकली वर्डन बाय द मैन ऑन द बॉडी क्या पॉजिटिव होगा? वर्डन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कि जीरो भी हो सकता है? बोलो, वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो। अच्छा एक बात और, वर्क डन की अगर अपन बेसिक सी बात करें तो वर्क डन स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो, छोटी सी बात, स्केलर है कि वेक्टर है? सर स्केलर है। याद करो डॉट प्रोडक्ट का जो आउटपुट आता था क्या वो स्केलर होता था? तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर जिन दो चीजों से वो निकल कर आ रहा है वो दोनों वेक्टर है। कौन? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर है, पर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? स्केलर। पर क्या स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है? क्या वर्डन सिर्फ पॉजिटिव होता है कि सिर्फ नेगेटिव भी हो सकता है कि जीरो भी हो सकता है? बोलो, अरे बोलो, वर्डन पॉजिटिव भी हो सकता है। सोच, अगर कॉस थीटा पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो पहली बात, वर्डन दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से आता है, पर खुद तो स्केलर है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ओके, हो बहुत बेसिक सी बात सर। और सुन, यूनिट क्या होती है भाई इसकी? यूनिट देखो तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। ओ हो वर्डन की यूनिट देखो भाई, फोर्स यूनिट कितनी? मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी? मीटर, यानी कि केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सेकंड की पावर -2। बोलो क्लियर? यूनिट। अगर डायमेंशन लिखने की बात करो तो आप जानते होंगे, हालांकि अपन डायमेंशन अभी ज्यादा बात नहीं करते, mL2T-2। हाँ, इस केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 को एक साइंटिस्ट के सम्मान में नाम दिया गया जूल। क्या दिया गया? जूल। हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे कभी तो हाँ ना बोलो। हाँ सर, जूल। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? हाँ सर, जूल नाम दे दिया गया, याद होना चाहिए। तो वैसे याद होनी चाहिए आपको यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकती है, कार्य करने के लिए आउटपुट होना चाहिए, इसलिए इसका फॉर्मूला है एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। एफ भी वेक्टर है, डीएस भी वेक्टर है, पर जो आता है वो स्केलर है, जो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा अभी और बता देते हैं, फटाफट फटाफट। पहले बताओ क्या ये बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा राम लालो, हल्का हल्का सा तेज बोलूंगा क्योंकि ये सब आप बेसिक बहुत पहले एक बार पढ़ चुके हो, पर फिर भी मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, पर अच्छे स्तर तक ले जाना भी मेरा धर्म है और पढ़ना तुम्हारा कर्म है। ओके सर, आजकल आप ज्यादा शेर व शायरी मार रहे हो क्योंकि मेरी बीवी मुझे बहुत, छोड़ो कोई बात नहीं, बीवी की कोई बात नहीं होगी, दुख दर्द नहीं बांटेंगे अब। बीवियां दो ही प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की बताइए? बीवियां दो ही प्रकार की होती है, बताइए कितने प्रकार की? कौन कौन सा प्रकार बताइए बीवियों के प्रकार? आज का सवाल, बीवियां दो ही प्रकार की होती हैं, खराब और बहुत खराब। हाँ, अब सर आप दिल की बात बोले, अब आपकी किस्मत में है कि आपको खराब मिलती है या बहुत खराब मिलती है। मेरी वाली कैसी है मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा तो नहीं तुम है ना ये वीडियो जो है रिकॉर्ड करके और मेरी बीवी को दिखा दो, ऐसा तो नहीं करोगे? अरे सोच लो, चलो भाई। अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? सर क्लैरिटी है सर, डन सॉर्टेड। चलो आगे चलो। तो अपने को समझ में आता है, द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, ये हमें समझ में आता है, ठीक है भाई। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक भाई। वर्क डन स्पेशल केसेस, सोचो कि अगर एफ और थीटा के बीच में एंगल 90 और 0 के बीच में, तो कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि
पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल बीच में क्या होगा? 90 से कम, क्योंकि जब 90 से कम होगा तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो वर्डन भी पॉजिटिव होगा। लॉजिकली भी सोचो कि अगर एंगल 90 से कम हुआ तो हम उस चीज की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, मतलब उसको एनर्जी, उसकी रफ्तार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बोलो क्लियर? हाँ, क्योंकि अगर पार्टिकल इधर चल रहा है, लॉजिकली भी सोचो कि अगर पार्टिकल इधर चल रहा है और हमने इस पे ऐसे ताकत लगाई, तो ये फोर्स का एक कंपोनेंट क्या इसके डिस्प्लेसमेंट को और रफ्तार में बढ़ाना चाहेगा, तो इसमें वर्डन पॉजिटिव आएगा। सिंपल। मान लो कि थीटा, अभी नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या है, समझ आ गया। बर्डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव, द अप्लाइड फोर्स इज अ कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने आपको बोला कि अगर फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन डीएस आ गया, यानी कि जैसे इसमें एफ कॉस थीटा, तो वर्डन पॉजिटिव होगा। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बताओ नेगेटिव कब होगा? जब थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा। जब थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा, जब थीटा 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो क्या अपन ये बात बोल पाएंगे कि वर्डन इज नेगेटिव? क्योंकि फोर्स का जो कंपोनेंट आएगा एफ पैरेलल, दैट इज अपोजिट टू, बहुत बेसिक सी बात, अपोजिट टू एस वेक्टर। एस वेक्टर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स का कंपोनेंट जो पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट है वो अगर अपोजिट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? अपोजिट। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो तो भाई साहब वर्डन नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्की बात? हाँ सर। तो नेगेटिव आ जाए। बोलो जीरो कब आएगा? बोलो जीरो कब आएगा? जब एंगल 90 हो जाएगा। क्या सर जीरो भी आ सकता है? क्या सर मैं फोर्स लगाऊं और वर्डन जीरो आ जाए? हाँ आ सकता है। भी एक बढ़िया एग्जांपल लूंगा, तुझे मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आएगी और मजा भी आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो रामलालो श्यामलालो, सब्जेक्ट को फील के साथ पढ़िए, इससे सुंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें लगेगा सर अब फिजिक्स पढ़ाते हैं इसलिए ऐसे ही बोल रहे हैं, बट सच्चाई बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, पर फील आनी चाहिए। हर किसी को समझ नहीं आता है, इसके लिए फील होनी चाहिए, तो प्यार हो जाता है इस सब्जेक्ट से। टफ जरूर है पर मजा बहुत आता है। अरे यस और नो? हाँ सर। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों को फिजिक्स टफ लगती है, पर अगर फील करने लग गए तो एंड आते आते ऐसा मजा आएगा ना, 12th के एंड आते आते मौज आ जाएगी। मतलब तुमको अभी 11वीं के एंड से और अभी भी आई रही होगी खैर, पर जैसे जैसे मुझे दिखती है ना, अच्छा ये यहाँ वहाँ कनेक्ट होगा, ये वहाँ कनेक्ट होगा, तो जब हम 12th पूरा सिलेबस करके जब रिवीजन करने होगा ना, शानदार रिवीजन कराएंगे तुम लोगों का, जबरदस्त 12th के बाद। अभी तो कई बच्चों ने जैसे लेट भी ज्वाइन करा है, पर फिर भी जो भी बच्चे 12th में आएंगे, सभी आएंगे खैर वो तो, पर 12th में जितने भी बच्चे आएंगे उन सबको 12th सिलेबस खत्म करा के फिर देखो तुम शानदार एकदम जबरदस्त रिवीजन कराएंगे, सब घूमेगा तुम्हारे इधर उधर। बोलो क्लियर? ओके चलो भाई, तो 90 डिग्री हो गया, तो वर्डन जीरो हो गया। अच्छा ठीक भाई, वर्डन बाय फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन, क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होने का मतलब कि द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ओके, तो चाहे तो ऐसे भी समझ सकता है, जैसे मान लो ये फोर्स है और ये अपना डिस्प्लेसमेंट है और ये थीटा है, तो अपन लिखते हैं कि जो डी डब्ल्यू लिखा गया वो क्या लिखा गया? मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ डी एस कॉस थीटा। क्या मॉड ऑफ एफ कॉस थीटा इज द कंपोनेंट विच इज, क्या मॉड ऑफ एफ कॉस थीटा इज बेसिकली कंपोनेंट पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट? तो क्या डी डब्ल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ पैरेलल डी एस। एफ पैरेलल डी एस मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अगर डायरेक्ट लिखना है बिना डॉट प्रोडक्ट के, मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है वैसे भी वर्डन में, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज अलोंग व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। एफ पैरेलल इज व्हाट? कंपोनेंट पैरेलल टू डीएस। बस इतना याद रखना कि अगर कंपोनेंट डीएस के होंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट टू डीएस है तो नेगेटिव। तो जैसे तुम्हें अच्छा लगे, उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो भाई वर्डन स्केलर होता है, फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। हमें बिल्कुल बेसिक सी बात क्लियर हुई है। धीरे धीरे सवाल कराने लगूंगा, हर वैरायटी का एक एक सवाल कराऊंगा, फील आ जाएगी और आज के लेक्चर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वर्डन कैसे भी फोर्स कैसे भी हो, मुझे वर्डन निकालना आता है, मुझे वर्डन निकालना आता है। ओके सही बात, आगे चलते हैं। अब सुन भाई, क्या पॉजिटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। अगर एंगल 90 से कम हो तो पॉजिटिव होगा, 90 और 180 के बीच में हो तो नेगेटिव होगा, 90 हो तो जीरो होगा। अच्छा एक बात सोचो कि अगर 90 हो, चलो पहले देखो ये स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है, अपन ने स्टॉपर हटाया, अगर अपन स्टॉपर लगा के फोर्स लगाते रहे
चलेगा ही नहीं। भले कितना ही थकान कर ले, कितना ही जोर लगा ले, ये वैसी बात ऐसे नहीं बोलते दीवार पे सर क्यों फोड़ रहा है, ऐसे सुना होगा दीवार पे सर क्यों फोड़ रहे हो भाई। इट इज लाइक द सेम थिंग, क्या दीवार पे कितना ही धक्का लगा लो, दीवार चलने वाली तो है नहीं, तो अपने एफर्ट का रिस्पॉन्स क्या हुआ, जीरो। सो वी हैव टू, अगर हमें कमरे से बाहर जाना है तो हम दीवार पे कितना ही धक्का लगा ले वो नहीं चलेगी। अगर सही एफर्ट लगाना है तो दरवाजे पे लगाइए, यस और नो, हाँ सर, दैट इज द राइट डायरेक्शन, राइट प्लेस टू अप्लाई अवर एफर्ट्स, यस सर। तो आपको पता होना चाहिए। अब आप स्टॉपर लग रहा है, कितना भी फोर्स लगा लो, कितने भी थकान कर लो, क्या वर्क डन जीरो, हाँ सर, वर्क डन जीरो, ओके। पर सोचो स्टॉपर हटा दो तो चलने लगा, हाँ, तो वर्क डन नॉन जीरो, बिल्कुल क्लियर। अब हो सकता है किसी का ज्यादा हो और किसी का कम हो, मान लो कि दोनों ने बराबर फोर्स लगाया था, तो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, W2 की W1। फोर्स अगर सेम है, फोर्स अगर सेम है तो क्या W2 ग्रेटर देन W1, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, उतारने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता दिया मैंने, बोलो क्लियर, हाँ सर। इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत बेसिक चल रहा है लेक्चर अभी। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन। मान लो कि एक पेंडुलम है, अभी जो तुम पीछे थोड़ा सा डाउट आ रहा था ना तुम्हें, उसी का एग्जांपल देखो। जैसे मान लो कि अपना पेंडुलम है, क्या अगर पेंडुलम को लटका दोगे तो क्या टेंशन लगेगी, हाँ। व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, बोलो व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, बस मेरा इतना सवाल है। सिर्फ आपको इन तीनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, पॉजिटिव नेगेटिव की जीरो, बोलो ए बी सी, फटाफट बताओ। अगर एक पेंडुलम है जिसमें एक बॉब नाच रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो टेंशन जो लग रही है, बताओ उसका वर्क डन क्या है, बताओ उसका वर्क डन क्या है, बता सकते हो तुम लोग, बोलो। बताओ भाई उसका वर्क डन क्या है, बताओ, जीरो। क्यों, सोच, टेंशन ऐसे लग रही है जबकि पेंडुलम जो भी नाचता है, क्या टेंशन इज बेसिकली अलोंग रेडियस, हाँ, और पेंडुलम जो भी नाचेगा क्या वो ऐसे नाचेगा, क्या डिस्प्लेसमेंट और टेंशन इज परपेंडिकुलर टू ds ऑलवेज, ओके, देयरफॉर वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू जीरो। बात तो सही है सर, वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू जीरो। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस आएंगे, सर्कुलर मोशन में भी आएंगे। अभी सर्कुलर मोशन का अपन वर्क पर एनर्जी के साथ हिस्सा पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तब अपनी बात आएगी। बोलो क्लियर है क्या एकदम, हाँ सर बिल्कुल आएगी, तब अपन इस पे और चर्चा करेंगे, तब बहुत सारी जगह वर्क डन जीरो आएगा। पर एक बात फील करो, सर वर्क डन जीरो, फिर क्या फायदा टेंशन का, सोच के देख, अगर ये टी नहीं होता तो क्या पेंडुलम की तरह घूम सकता था, क्या नीचे गिर गया, क्या इस पेंडुलम में टेंशन की महत्ता है कि नहीं है, इज टेंशन इंपॉर्टेंट, इन पेंडुलम मोशन, यस। क्या बात सिखाना चाहता हूं कि किसी भी सवाल में हो सकता है कि कोई फोर्स वर्क ना कर रहा, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है। सोच, क्या यहां पे टेंशन ही वो है जो इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, यानी कि इसकी दिशा को, यानी कि इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है, यानी कि इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है। हां सर, बात आप सही कह रहे हो, टेंशन ही वो है जो इसकी डायरेक्शन को बदल रहा है। हां सर, तो क्या टेंशन वर्क कर रहा है, नहीं, पर क्या वो महत्वपूर्ण है, हां। तो अपने मन से बात हटा दो कि जो फोर्स कार्य नहीं कर रहा, क्या वो महत्वपूर्ण हो सकता है, हां हो सकता है। जैसे कि इस वाले केस में टेंशन क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हां सर कर रहा है। ऐसे ही आपको आपके जीवन में लगेगा कि ये मेरे लिए क्या कर रहा है, मम्मी पापा मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ये तो मैं खुद ही कर सकता था, बड़ा भाई मेरे लिए क्या कर रहा है, मास्टर मेरे लिए क्या कर रहा है, पर आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये आप सबके चाहने वाले लोग आपकी दिशा को सही तरफ ले जा रहे होंगे। हो सकता है कि दिखता हुआ कार्य उनका जीरो हो, कि पढ़ाई तो मैं कर रहा हूं, वो थोड़ी कर रहे हैं, पर पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, पढ़ाई करना आउटपुट है,
पर उसके लिए सही डायरेक्शन में रखना भी एक इंपॉर्टेंट काम है। क्या इसलिए उनका होना भी बहुत जरूरी है? अरे यस और नो। तो खैर मैंने उसको ऐसे अपनी लाइफ से जोड़ने का प्रयास करा, बहुत सच्चाई भी है ना। पर अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या टेंशन इसमें कार्य कर रहा है? नहीं, बट वो क्या महत्वपूर्ण है? हां, तो अपनी बात सीखे कि फोर्स इज नॉट, इफ अ फोर्स इज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क, इट डजंट मीन इट इज ऑफ नो यूज. इट कैन बी यूज्ड, it might be changing the direction which is required. अरे got my point? अरे सोच लो, अरे पक्का? तो वर्डन जीरो आ गया. Here the tension force is not doing any work but it is performing an important task of changing the direction. बात अभी आपको फील वाली यही लिखनी है. क्या लिखनी है? कि अगर फोर्स वर्डन जीरो कर रहा हो तो महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डायरेक्शन को बदल सकता है. ओके, बात समझ में आई. और यह भी समझ में आ गया कि क्या कोई कार्य लगकर भी वर्डन जीरो कर सकता है? हां कर सकता है. पर क्या वो महत्वपूर्ण हो सकता है? हां हो सकता है. बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हां सर. तो और बेसिक सवाल करते हैं. F.ds पे आज इसी पे चलेंगे मैक्सिमम. 2-1 लेक्चर तो कहानी वर्डन पे ही चलती रहेगी अपनी. बोलो हो गया क्या? अरे सोच लो मेरे लालो, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो. ओके भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर. आज की कितनी स्टेप हो गई? अरे यार आज की तो बहुत ही कम स्टेप हुई हैं अभी तो. ओहो, मेरी बीवी ने नई घड़ी दिलाई है. कल तुम्हें बताया था, लास्ट टाइम पे तुम्हें बताया था कि मेरी बीवी ने नई घड़ी दिलाई है. अब वो रोज मेरी स्टेप्स चेक करती है. ओके, चलो स्टेप बढ़ रही है, ऐसे करेंगे तो. आ जाओ, सिंपल सवालों पे आगे चलते हैं. ये एक और इलस्ट्रेशन है भाई. अर्थ घूम रही है किसके अबाउट? सन के अबाउट. अगर ऐसे समझो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन, मान लो जैसे सन है और ये अर्थ है. अब अर्थ पर ऐसे फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल. तो अगर आप पूछो कि अगर ये सर्कुलर है एग्जैक्ट, तो सोच के देखो, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है सन अर्थ पर, और जो मोशन हो रहा है अर्थ का, अगर सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लें, तो क्या वर्डन जीरो हो गया? बट क्या बिना सन के हमारी अर्थ का अस्तित्व होता? पर क्या वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अपने को सर्कल में रखने के लिए? नहीं तो पता नहीं अर्थ कहां चली जाती. हाँ, इसीलिए एक और इलस्ट्रेशन है वो. हालांकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं है, क्योंकि सन का के अबाउट अपना अर्थ का थोड़ा सा पाथ इलिप्टिकल होता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं अभी. पर ये अगर अपन बिल्कुल सर्कुलर पाथ माने तो ऐसा. हाँ सर, तो बस ये से समझाने का प्रयास था कि फोर्स की वजह से वर्डन जीरो हो सकता है, पर वो महत्वपूर्ण हो सकता है. इस बात को नजरअंदाज ना करें. ठीक भाई सर, एक बात फोर्स ही सीखते जा रहे हैं. वेक्टर डॉट ds वेक्टर, F पैरेलल ds लिख सकते हैं. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, स्केलर है. ठीक, चलो भाई आगे चलते हैं. और देखो एक और बढ़िया बात, ये शानदार बात है. अच्छा समझना इसको, बहुत क्लासिक बात है, इंटरेस्टिंग बात है और सीखने योग्य बात है. मान लो एक दीवार है, जो दिखा रखा है डायग्राम में, पीछे दिख रहा है. हाँ सर, एक तुमने बढ़िया पत्थर का एकदम शानदार रिजिड पत्थर टाइट वो रख लिया. एक तुमने उतनी ही शेप का फॉर्म, नहीं होता है फॉर्म, बड़ा सा फॉर्म समझते हो? हाँ, स्पंज, उसका उसी शेप का वो ले लिया. ठीक, अब तुमने ना, दो लड़के थे बराबर बिल्कुल एकदम, दोनों ने फोर्स लगाया सर, मान लो 100 न्यूटन. कितना? 100 न्यूटन. बता, दीवार पे रखा, दीवार थी, पत्थर रखा, दीवार थी, स्पंज रखा. ठीक सर, स्पंज रखा. ठीक है भाई, दोनों फोर्स लगाया 100 न्यूटन. ठीक सर, लगाया. अब क्या करें सर? देखो ध्यान से. ठीक, अब देख, मान लीजिए दोनों ने फोर्स लगाया. जो जिसने पत्थर पे ताकत लगाई, क्या पत्थर चला? नहीं. क्या स्पंज चला? नहीं. पर एक अंतर है दोनों में, स्पंज पिचक गया. तो जहां मैंने अपने हाथ से दबाव लगाया था, सोचिए देखो तो मेरे हाथ का मूवमेंट किस में हुआ? क्या इसमें पत्थर चला? नहीं. क्या इसमें स्पंज चला? नहीं. पर जहां आपने फोर्स लगाया था आदमी ने, क्या वो पत्थर वाले केस में हिला? नहीं. क्या स्पंज में या जो भी आप बोल रहे हो फॉर्म, क्या उसमें हिला? हाँ. अब सोच, क्या बॉडी का मूवमेंट हुआ? नहीं. पर क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, ये कहलाती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. अब दो बातें हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला है उसमें ds क्या है? अभी तक जो नॉर्मल सवाल कर रहे थे हम, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स लगाया, तो यहां फोर्स लगाया, अगर हमारी बॉडी यहां पहुंच गई तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और जो बॉडी है, क्या इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है? ds फॉर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड बॉडी इज सेम। 99% सवालों में सेम ही रहती है। तुम्हारे लिए बल्कि सही बताऊं तो जितने सवाल आएंगे इनमें सेम ही रहेगी, बट क्लासिक बात, कंसेप्चुअल बात तो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सर, तो जो ds हम लिखते हैं वर्क डन में कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैन तो आप लिखोगे f.ds। अरे इसमें ds क्या है? उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो इस पे फोर्स आदमी ने लगाया, या उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जहां पर आदमी ने फोर्स लगाया। तो याद रखो कि f.ds होता है ds फॉर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हां, 99% सवालों में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी आ जाए या डाउट क्रिएट हो जाए तो याद होना चाहिए कि f.ds में ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ व्हाट? ds इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बिल्कुल क्लियर है। अरे सोच लो, अरे गारंटीड। हाँ सर, तो ds इज व्हाट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और याद रखना कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, 99% क्वेश्चंस में सेम ही होता है, बट बाय डेफिनेशन ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। अब इन दोनों में बोलो, इसके आदमी के द्वारा वर्क डन क्या है? 0। पर क्या इस आदमी के द्वारा वर्क डन इज ग्रेटर देन 0? जबकि बॉडी नहीं हिली, पॉजिटिव है। जिधर फोर्स लगा तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आया, ऐसे देखो आया, ये देखो आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। Here is the displacement of point of application of force. It's a very good point. It's a very good point. Although इसमें ज्यादा अपने को कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि 99% सवालों में, इनफैक्ट तुम्हारे लिए सभी सवालों में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। बट अगर कभी ऐसा ना हो और कोई कंफ्यूजन आ जाए तो याद रखना कि ds इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ सर, अच्छा पॉइंट था और हमें याद रहेगा। अच्छा पॉइंट और हमें याद रहेगा। बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हां सर, बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आई, अच्छी भी लगी, मजा भी आया। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो। अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे गारंटीड? यस सर, बढ़ जाओ। अब और क्या क्या क्लियर, क्लैरिटी समझ में आ गया? वर्क डन भाई स्केलर होता है, f.ds होता है भैया, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है। f.ds उसका फॉर्मूला होता है भैया। हमें वर्क डन 0 भी हो सकता है, किसी फोर्स का अगर वर्क डन 0 हो पर उसकी महत्ता हो सकती है, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वो डायरेक्शन बदल सकता है। f.ds में ds इज द पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। 99% सवालों में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है। हाँ सर, छोटी छोटी बातें हम सीखते जा रहे हैं। अच्छा सुने, अब अगर कभी सवाल में, जैसे फॉर्मूला क्या था ध्यान से समझो, फॉर्मूला ऐसे होता है, ध्यान समझो। तो मान लो कि f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब समझो ये ds वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो फोर्स वेक्टर ऐसे दे रखा हो वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे दे रखा हो, ठीक। बात समझ में आ गई कि? ठीक सर, बोलो क्लियर। तो सोचो वर्क डन कैसे लिखेंगे? dw लिखा जाएगा f वेक्टर fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप डॉट प्रोडक्ट sx i कैप
प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ठीक, अभी एक सवाल करा दूं, क्लैरिटी आ जाएगी। अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी हो आई कैप जे कैप के कैप और वो दे रखी हो डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, ठीक, तो कुछ नहीं करना, डॉट प्रोडक्ट ले लो। एफ एक्स 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 एफ वाई एस वाई एफ जेड डी जेड, खत्म। एफ जेड एस जेड, बस इसमें से कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल। अगर कभी वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो फोर्स और वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट हो तो क्या डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं? हाँ, मैं डॉट प्रोडक्ट लेना आता है भाई। अगर एंगल दे रखा हो और मैग्नीट्यूड दे रखा हो तो भी लेना आता है, एफ डी एस कॉस थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तब भी आ सकता है। अरे तो डॉट प्रोडक्ट में सीख चुके हैं भाई, इसलिए तो डॉट प्रोडक्ट अपने को आना चाहिए। जो भूल गया है रिवाइज करिए। हाँ सर, तो सिंपल, ये अपने को बात समझ आ गई। ठीक, इसमें कोई खास बात नहीं। अभी सवाल कराएंगे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। एक सवाल करा देता हूं, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, चलो पहले इसे उतार लो फटाफट जो मैंने पीछे लिखा है, फटाफट लिख लो। इसमें कोई खास बात नहीं है कि अगर एक कांस्टेंट वेक्टर है, अभी सवाल कराऊंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एस क्या है। एस पोजीशन वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, गड़बड़ मत करना, अगला सवाल तुमसे ही कराऊंगा। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। उतार लिया क्या? अगला सवाल आपको करना है, भले पहला इलस्ट्रेशन है इस तरीके का। अगर फोर्स आपका ऐसा है, न्यूटन मान लो इसको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, तीनों डायरेक्शन में लग रहा है। एक्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक भाई। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट a 1, 2, 1 एंड मूव्स टू 3, 4, 3। ठीक सर, वो 1, 2, 1 से 3, 4, 3 द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स। बताइए इस फोर्स पर, इस फोर्स ने पार्टिकल पर कितना कार्य करा? कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, तुम ये सवाल कर सकते हो। गड़बड़ मत करना, बहुत सिंपल और बेसिक सवाल। एक एक बेसिक सवाल इसलिए करा रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस होता जाए। हाँ भाई इस तरीके का कर सकता हूं, हाँ भाई इस तरीके का कर सकता हूं, हाँ भाई इस तरीके का कर सकता हूं, हर वैरायटी का एक एक मौज के साथ आ जाओ। अच्छा, कुछ नहीं सर, करा। 30 सेकंड दे रहा हूं और देखो भाई, टाइम स्टार्ट ना हो, फटाफट आंसर सही करना। कर सकते हो तुम लोग। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, अरे बोलो भाई, बोलो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, पक्का? चलो सिंपल। अपन कहां पे थे? अपन थे 1, 2, 1 पर और पहुंच गए 3, 4, 3 पर। तो ये 1, 2, 1 तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, 3, 4, 3 फाइनल पोजीशन वेक्टर है। दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहलाएगा? 3 में से 2 गया, 1 गया 2, 2i कैप, 4 में से 2 गया फिर 2, 2j कैप, 3 में से 1 गया फिर 2, 2k कैप। हाँ 3, 4, 3 बिल्कुल सही। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अच्छा, वर्डन क्या लिखेंगे? वर्डन सर ने बताया सिंपल, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। डिस्प्लेसमेंट कितना? बहुत सिंपल, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर आया 14 जूल। तुमसे नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, तुमसे नहीं हुआ? बोलो भाई, हो गया 14 जूल। क्या अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा आप लोग कर लोगे? क्या एक और कराने की जरूरत है कि बात समझ आई है? ध्यान से सोचो। तो ये डॉट प्रोडक्ट की बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें निकालना आता है, बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ए वेक्टर एफ वेक्टर है। हाँ सर, इसलिए तो सारी चीजें सिखाई थी ताकि आपको वर्डन की कहानी समझ आ सके। ओके, यस सर, बात एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ठीक, और देखो हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे पक्का? यस सर। लो आ जाओ, एक और एग्जांपल देखो। अब सोच, अगर उस तरीके का कोई इलस्ट्रेशन होगा जिसमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हो और डिस्प्लेसमेंट दिया हो, क्या तो तुम सवाल कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल, रिजॉल्व फॉर्म, बिल्कुल। सोच, मान लो ऐसे कर रखा हो तो कि एक 2 kg का ब्लॉक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पे। आज से पूछा गया देन फाइंड आउट द वर्क डन बाय फोर्स इन 2 सेकंड। थोड़ी सी काइनेमेटिक्स, थोड़ा सा वर्क डन। फाउल दैट सरफेसेस आर स्मूथ। इस फोर्स द्वारा इस पार्टिकल पे वर्क डन बताओ 2 सेकंड में।
अब तू पहले काइनेमेटिक्स लगाना बेसिक, एनएलएम बेसिकली, एनएलएम से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन। मैं तेरे से पूछूं पहले, इस पार्टिकल का 2 सेकंड में इस पार्टिकल का क्या एक्सेलरेशन है, क्या तू निकाल सकता है? फिर मैं तेरे से पूछूं इस पार्टिकल का 2 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या तुम निकाल सकते हो? फिर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन क्या है, स्टेप बाय स्टेप कर, आंसर सही आएगा। समय सीमा चालू, समय है 30 सेकंड, गलत मत करना। सबसे पहले एनएलएम से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से काइनेमेटिक्स से डिस्प्लेसमेंट निकालो, वर्क डन निकालो। इस चैप्टर से तीनों चैप्टर आ गए, एनएलएम, काइनेमेटिक्स, और ये बिल्कुल बेसिक। गड़बड़ मत करना, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे भाई चालू हो जाए, टाइम तो बता पड़े। बोलो भाई, हो गया? पहले देखो, पहले एनएलएम लगाते हैं। फोर्स का इधर कंपोनेंट, डायरेक्ट बोलो 8, इधर 6, एक्सेलरेशन कौन लाएगा? 8, एक्सेलरेशन कितना हुआ? 8/2, 4, ओके, एनएलएम खत्म। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ। क्या फॉर्मूला इस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर लगाया जा सकता है? हाँ सर, बिल्कुल लगाया जा सकता है। इनिशियल रफ्तार 0, एक्सेलरेशन 4, टाइम 2 सेकेंड, ओके, 1 2 ने 2 को मार दिया 8 मीटर। ओहो हो, क्या 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 8 मीटर? हाँ सर। वर्क डन F डॉट ds, शॉर्ट ट्रिक भी याद है, F पैरेलल ds। क्या पैरेलल कंपोनेंट 8 है? 8 इंटू 8, 64 जूल, खत्म। अरे हाँ सर, सोच, एनएलएम हाँ, काइनेमेटिक्स हाँ, वर्क डन हाँ, बहुत बेसिक। क्या ऐसा सवाल कोई आ जाए, क्या आप लोग कर सकते हो? आंसर देख लो, सही आ रहा है क्या? ओहो, चल गया भाई आंसर 64, गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ बिल्कुल सही सर, 64 आया। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके सर, अब एक बताओ, मैं ऐसे सवाल और नहीं कराने वाला हूँ। मान लो मैं तुमसे ऐसे सवाल पूछ लेता, टक टिक, ऐसे समझ कि ऐसे ले लेता 10√2 45 डिग्री पर 5 किलो, वर्क डन इन 5 सेकेंड। क्या तुम सवाल कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, इसमें क्या है? क्या ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा बेसिक जिसपे फोर्स लगा दो तो क्या उस फोर्स का वर्क डन निकाला जा सकता है? मैं तो कह रहा हूँ एक की जगह 2 फोर्स निकाल दो। हाँ, तो भी मैं सवाल कर सकता हूँ, तो भी मैं सवाल कर सकता हूँ। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है सर? बोलो क्लियर? हाँ सर, 2 वाला कराऊँ एक? आप कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं आपको कुछ बात बताता हूँ, समझना अच्छे से, ध्यान समझना। एक छोटी सी बात इसी से जोड़ के बता देता हूँ, नया छोटा सा सवाल बना के, फिर अगले पे चलेंगे। ये उतार लिया सबने? ये उतार लो पहले फटाफट। एक छोटा सवाल बताता हूँ कि भाई 2 भी कर लो तो भी आपको बात समझ में आनी चाहिए। चलो भाई, उतार लिया? हाँ सर। अब देख सुन, चिक 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 चिक। अब सुन, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ, ऐसे नया सवाल बनाता छोटा सा कि मान लो ये 2 किलो ले लो, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है, इधर ऐसे फोर्स लगा लिया 10 न्यूटन, ये से ले लेते हैं 37 डिग्री, और एक फोर्स उल्टा लगा लिया ऐसे पीछे 2 न्यूटन। ठीक, अब मेरा पहला सवाल, क्या इस सवाल में 2 फोर्स लग रहे हैं? हाँ, तो बताओ, अगर इसका एफबीडी बनाए तो अपन देखें, इधर आ गया 8, इधर 6, इधर 2, क्या हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स हुआ 6, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ 6/2, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मैं आपसे पूछूं 2 सेकंड में कितना कार्य होगा, तो 2 सेकंड में अपन कितना चले, हाफ ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर, अपन चले 6 मीटर। अब इसमें 2 फोर्स अगर लग रहे हैं तो वर्क डन भी 2-3 बातें लिखी जा सकती है। व्हाट इज वर्क डन बाई 10 न्यूटन इन 2 सेकेंड? ध्यान समझना, व्हाट इज वर्क डन बाई 2 न्यूटन इन 2 सेकेंड? वर्क डन टोटल ऑन पार्टिकल इन 2 सेकेंड। कंफ्यूज मत होना, क्या इंडिविजुअल वर्क डन भी पूछ सकते हैं? हाँ। क्या टोटल वर्क डन भी पूछ सकते हैं? हाँ। ये तीनों बातें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अब पूछे 10 न्यूटन ने कितना कार्य करा 2 सेकंड में, तो 10 न्यूटन का कौन सा कंपोनेंट? 8, चले कितना 6। बोलो क्लियर है? हाँ।
सर बिल्कुल सही है, तो 48। 2 न्यूटन ने कितना कार्य करा? 2 न्यूटन तो सर अपोजिट लग रहा है, मतलब -2 × 6 -12। अब बोल टोटल वर्क कितना हुआ बोलो? 48 12 की 48 -12, 48 -12 यानी कि 36 जूल। ये 2 फोर्स या 3 फोर्स या 4 फोर्स कोई भी लगा लो, तो नेट वर्डन अलग चीज है, इंडिविजुअल वर्डन अलग चीज है। भाई मैंने तो 48 जूल का कार्य करा, 12 जूल कोई और खा गया, बचा तो 36। ऐसे तो अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, 2 फोर्स लगा लो 3 लगा लो, तो इंडिविजुअल वर्डन अगर पूछ ले मैं निकाल सकता हूं, नेट पूछ ले मैं निकाल सकता हूं, किसी भी अलग अलग का पूछ ले मैं निकाल सकता हूं। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर। तो मैंने एक और ऐसा करा दिया 2 वाला, ताकि आपको इसी फॉर्मेट का छोटा सा बड़ा हुआ हिस्सा है। आपको बात समझ में आनी चाहिए। नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो। हाँ सर, बात समझ आ गई। अरे पक्का? अरे गारंटीड? यस सर, वी आर सॉर्टेड, वी आर डन नाउ। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। चलो भाई देखो, ये हो गया, ये 2 इलस्ट्रेशन हो गए एक ही टाइप के। एक में 1 फोर्स लगाए थे, एक में 2 लगाए थे। अब मन में समझ लो, एक ब्लॉक रखा है, उस पर फोर्स लगा लो। क्या एक्सेशन निकाल सकता हूं एलएम से? हाँ। क्या काइनेमेटिक्स से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? हाँ। तो क्या वर्डन निकाल सकता हूं? हाँ। 2 लगा रखे हूं तो क्या इंडिविजुअल निकाल सकता हूं? हाँ। क्या नेट भी निकाल सकता हूं? हाँ। बात खत्म। बोलो क्या क्लियर है एकदम? ओके। अब बहुत सारी चीजें अपन कर सकते हैं इसमें, छोटी 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 सी वर्डन आपसे कई जगह पूछा जा सकता है। जैसे मान लो मैं एक और छोटा सवाल आपसे पूछ लूं, क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? मतलब कोई कमी नहीं है इसमें, कि मान लो अपन ऐसे 2 किलो के ब्लॉक को रिलीज कर दें, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन 2 सेकेंड। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? 2 किलो के ब्लॉक को अगर हम हवा में छोड़ दें तो उसे नीचे कौन ला रहा है? ग्रेविटी। क्या ग्रेविटी का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है? हाँ। बताओ ग्रेविटी का वर्डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? हाँ, सिंपल। पहली बात, इसका एक्सेलरेशन कितना? जी। 2 सेकंड में कितना नीचे गिर जाएगा? हाफ GT²। ठीक है, ओके। और ग्रेविटी कितनी लग रही है? mg, तो mg इंटू हाफ GT², किसी भी टाइम t पर। सोच के देख, F.ds। क्या वर्डन पॉजिटिव है? हाँ। क्या फोर्स नीचे? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट भी नीचे? हाँ। क्या वर्डन पॉजिटिव? हाँ। क्या फोर्स इज mg? हाँ। क्या डिस्प्लेसमेंट इज हाफ GT²? हाँ। आंसर आ गया लो। अब ऐसा कोई भी सवाल हो ग्रेविटी वाला, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ सर आप कर सकते हो, खत्म। ऐसे बहुत छोटे 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 सवाल आ सकते हैं जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं सर, यस सर, हाँ सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? कैसे बेसिक 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 सवाल कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। घबराओ मत सर, शर्माओ मत सर। ठीक, आ जाओ और देखो, ध्यान समझना। थोड़ी सी कहानी में अच्छी सी ट्विस्ट लाऊंगा, इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। किसके बारे में? वर्क डन के बारे में। इसलिए सवाल को पहले ध्यान से सुनना, तुमसे ही कराऊंगा सवाल, पर एक अच्छी चीज बताऊंगा। क्या सुने? A block of mass 2 kg is placed on a wedge fixed on the truck moving with velocity 4 meter per second as shown in the figure. If the block is at rest with respect to the truck. पहली बात मैं आपसे बोलूं कि ब्लॉक रेस्ट पर है ट्रक के रिस्पेक्ट में, मतलब वेज पर वो स्लिप नहीं कर रहा है। बोलो क्लियर? ओके, ठीक है। ये वेज पे स्लिप नहीं कर रहा है। अगर ये वेज पे स्लिप नहीं कर रहा है तो बताओ, पहले सोचो वेज पे स्लिप क्यों नहीं कर रहा होगा? कौन है जो इसे रोक के रख सकता है? बोलो भाई, जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शन। कौन उसे रोक के रख सकता है? अगर आपका ट्रक कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है तो सूडो तो है ही नहीं, तो कौन है जो इस ब्लॉक को रोक के रख सकता है? बोलो, कौन रोक सकता है? फ्रिक्शन। ओके, यस सर। बोलो क्लियर? हाँ सर। अब बताओ, उसने पूछा फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन 2 सेकेंड। बताओ इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन ने कितना कार्य करा 2 सेकेंड में? कितना कार्य करा 2 सेकेंड में? बोलो बोलो, ट्राई करो, टाइम दे रहा हूं।
आराम से एक काम करते हैं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, सवाल को पढ़ो, ट्राई करो थोड़ा सा अच्छा, बेसिक से थोड़ा सा अच्छा, पर तुम कर सकते हो। बताओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, बताओ, अरे बोलो भाई, हाँ हाँ, अरे बोलो भाई, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। उड़े जब जब जुल्फें तेरी। लास्ट 20 सेकेंड्स। यार ऐसे खड़े रहने पे भी स्टेप्स काउंट होनी चाहिए वैसे, है कि नहीं यार? हाँ यार, इससे बढ़िया तो बैठ के ही पढ़ा लूँ, स्टेप तो काउंट ही नहीं हो रहे। मेरी बीवी तो मान ही नहीं रही। ओहो ओहो, चलो भाई, हो गाइस, टाइम अप। चलो मिलके करते हैं। ये लो भाई, ये अपना ट्रक चला 2 सेकंड में। पहली बात, 2 सेकंड में चला कितना है बताओ यार? जाहिर सी बात है 8 मीटर चला, ये तो सॉर्टेड है। 2 सेकंड में कितना चला? 8 मीटर, ठीक। तो 2 kg भी कितना चला? 8 मीटर, लॉजिकल है, ठीक। 2 kg के डायग्राम को देखो, ओके, 2 kg के डायग्राम को देखो। अगर 2 kg पे ध्यान से देखो तो इधर लग रहा है, कलर चेंज नहीं, कलर सही है, इधर लग रहा है mg cos थीटा। अगर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो अपन उसे 37 डिग्री ले लेंगे। बोलो क्लियर? थीटा के लिए 37 डिग्री ले लेंगे, ठीक। आ जाओ, इधर लिख लो mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल, ठीक। हाँ बिल्कुल सही सर। और इधर फ्रिक्शन। क्या फ्रिक्शन ही वो है जो mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है? बिल्कुल सही सर। अब तुम फ्रिक्शन के बारे में सोचो। ये थीटा, बिल्कुल सही सर, 109% सही, बिल्कुल सही सर। और देखो ध्यान से, अब देखो आपके पार्टिकल का फ्रिक्शन की अगर अपन बात करें तो फ्रिक्शन का इधर कंपोनेंट कितना है? फ्रिक्शन तो ऐसे लग रहा था ना। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी? फ्रिक्शन की वैल्यू थी mg साइन थीटा। mg साइन थीटा क्यों थी ये? अरे लॉजिकल है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में बैलेंस रहना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू तो mg साइन थीटा ही होनी पड़ेगी। हाँ सर, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक सर, और ये एंगल अपना थीटा था, ठीक है भाई, ये तो सब चल ही रहा है अपना। f का इधर कंपोनेंट कितना है सोचो, इधर की तरफ, f cos थीटा। क्या ये ही वो है जो f पैरेलल है? पर क्या ये अपोजिट है? तो क्या वर्डन बाय फ्रिक्शन लिखा जाएगा माइनस f cos थीटा इंटू 8 मीटर। अच्छा, f कितना है? mg साइन थीटा, तो माइनस mg साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 8। m की वैल्यू कितनी दे रखी इन्होंने पीछे? 2 किलो, तो -20 साइन 37 इज 3/5, कॉस 47 इज 4/5 इंटू 8। बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। ये इन्होंने एंगल तो चेंज नहीं कर दिया, बस उसकी वैल्यू को देख लो एक बार। -76.8 आएगा क्या? चेक कर लेते हैं एक बार। -76.8 लगभग 5 को 4 से मार लो, ठीक है। तो कितना हो गया? ये हो गया 4 4 जा 16, माइनस तो आएगा अपने को, क्लियर है। 4 4 जा 16 और 16 3 जा 32, 48 इंटू 8/5, तो ये 5, हाँ लगभग 76.8 सही है बिल्कुल। हाँ 48 इंटू 8/5, इसको ऐसे कर लो ना, ऐसे करो इसको, कितना हो गया ये? -48 इंटू 16/10, तो 4.8 इंटू 16, 4.8 इंटू 16, हाँ तो 16 इंटू 5, हाँ आ गया। बोलो क्लियर है क्या? एक बार और सही से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 इंटू 16 कितना हो गया? 8 6 जा 48 और 6 4 जा 24, सही कर रहा हूँ ना? 8 6 जा 48, हाँ ठीक है, और 6 4 जा 24, तो ये 28 इंटू ये 1 से, तो ये 48, सही चल रहा है 8, और ये हो गया 8 8 16, 16 का लगा 1, तो 76.8, तो 768 आया डिवाइडेड बाई 10, तो -768 डिवाइडेड बाई 10, तो 76 -76.8। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है।
हाँ सर, बात तो सही आई। क्या फ्रिक्शन का वर्डन निकाल लिया? बिल्कुल सही सर। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल क्लैरिटी है? यस सर, बिल्कुल क्लैरिटी, 110%। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ आ गई है। चलो आगे चलते हैं। क्या ध्यान से सुने, ये हो गया सबका? अरे ये हो गया सबका? मैं पूछूं व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल? इस नॉर्मल का वर्क डन क्या है? वर्क डन बाय नॉर्मल इन 2 सेकेंड्स। नॉर्मल कितना कार्य कर रहा है इस सिचुएशन में, बताओ? नॉर्मल कितना कार्य कर रहा है इस सिचुएशन में, बताओ? अरे बताओ, अरे बताओ। ओके बताओ, व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन 2 सेकेंड? ट्राई करो। वही सिचुएशन है जो भी बताई थी। नॉर्मल फ्रिक्शन ने कितना करा, क्लियर हो गया। नॉर्मल ने कितना करा बताओ? नॉर्मल ने कितना करा बताओ? अरे बोलो भाई, बताओ भाई। नॉर्मल का देख लो, एफबीडी बनाओ, ये अपना नॉर्मल, ये अपना नॉर्मल, ओके सर। ये अपना एम जी कॉस थीटा, ओके सर। ये अपना एम जी साइन थीटा, ओके सर। ये अपना एम एफ। नॉर्मल की वैल्यू कितनी हुई? क्योंकि कोई सूडो तो है ही नहीं, रुका हुआ है, तो नॉर्मल के लिए एम जी कॉस थीटा, ओके सर। थीटा की 37, ठीक। तो अपन एम जी कॉस थीटा के लिए अगर लिख लें तो अपन डायरेक्ट लिखते हैं 20 इंटू कॉस 37। कॉस 37 कितना? कॉस 37 इज 4/5, तो 5 ने 5 4 जा 20, तो 16, ठीक। 16 वैल्यू आ गई। अब देख, अगर तुम ध्यान से तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा आ रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसा आ रहा है तो सोचो, ये एंगल 37 है, तो ये 37 है, तो ये 53 है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल है? 53। हाँ, तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हुआ? 16, यानी कि वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 8 इंटू कॉस 53। कॉस 53 इज 3/5। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही सर, सही चल रहा है एकदम। तो ध्यान से देख, फिर से अपन वही आ गया, 16 3 जा 48 इंटू 8, वापस वही 786 बाई 5, वही आंसर आएगा। आंसर आएगा 78.6। हाँ देखा तो, सॉरी 76.8। क्या मुझसे वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई फ्रिक्शन पूछा गया? क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ सर, निकाल लिया। लो भाई, थोड़ा सा ट्रिकी, क्योंकि टेढ़ा टेढ़ा चल रहे थे। अच्छा ठीक सर। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि वर्क डन पर एक चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? कि वर्क डन क्या फ्रेम पर डिपेंड करता है? मेरा सवाल है तुमसे, वर्क डन क्या फ्रेम पर डिपेंड कर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद है कुछ चीजें थी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती थी, कुछ नहीं करती थी। जैसे अपन जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये फ्रेम पर डिपेंड करते थे, पर टाइम ऑफ इवेंट फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता था। हाँ सर, बोलो क्लियर? हाँ सर। ऐसे इंडिविजुअल फोर्स भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता था। क्या वर्क डन करता है? क्या वर्क डन करता है? हाँ करता है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूंगी नॉर्मल के लिए 16 न्यूटन है, कोई भी फ्रेम चेंज कर लो, ये नॉर्मल की वैल्यू 16 ही रहेगी। दिस इज इंडिविजुअल फोर्स। कंफ्यूज नहीं हो रहा एकदम? क्या इंडिविजुअल, मैंने पहले भी बोली बात, क्या इंडिविजुअल फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम? नहीं। अगर किसी बॉडी पर दूसरी बॉडी नॉर्मल 16 न्यूटन लगा रही है, तो किसी भी फ्रेम में कैलकुलेट करोगे, अगर सही से करोगे तो 16 ही आएगी। वर्क डन क्या है? वर्क डन है F.ds। किसी भी फोर्स का इंडिविजुअल फोर्स तो फ्रेम के इंडिपेंडेंट है। हाँ सर, पर डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम पे डिपेंडेंट है। हाँ, क्या लिखा मैंने? इंडिविजुअल फोर्स इज इंडिपेंडेंट of frame of reference, but displacement
डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, गॉट योर पॉइंट सर। अगर एफ तो डिपेंड नहीं कर रहा पर डिस्प्लेसमेंट तो कर रहा है, तो क्या वर्क डन करेगा? हाँ, देयरफॉर वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर आपने अभी तक इतने सवाल करा दिए, सर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तो बात ही नहीं करी। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दिया हो तो क्या ग्राउंड को ही रेफरेंस फ्रेम मानते हैं? हाँ सर। तो अभी तक जितने भी सवाल कर रहे थे उनमें जो डिस्प्लेसमेंट लिया गया क्या वो ग्राउंड फ्रेम से लिया गया? हाँ। ओके, अभी जो तुमने 2 किलो का डिस्प्लेसमेंट लिया क्या वो भी ग्राउंड फ्रेम में लिया? हाँ। क्या ग्राउंड फ्रेम में 2 kg 8 मीटर चला? हाँ। इसलिए पर क्या वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ। क्या वो स्केलर है? हाँ। क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है? हाँ। क्या जीरो हो तभी वर्क डन की महत्ता होती है? हाँ। क्या वो फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ। ओके, तो ये बात फिर एक इंपॉर्टेंट है। सवाल में क्यों बताई? क्योंकि इसी सवाल में मैं तुमसे ये करा के पूछ लूंगा। ओके, क्या वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ सर, करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके यस सर, मौज आ गई सर। चलो भाई, तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये बात क्लैरिटी समझ में आई। ये पूरी कहानी अपने को जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए। ठीक सर, बोलो क्लैरिटी है? अरे पक्का? क्या फील आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। आगे बढ़ जाओ। क्या आगे बढ़ जाऊं? अब देख, इसी सवाल में पूछूं, डज वर्क डन डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब सोच, तू चीटा बनकर ट्रक पे ही बैठ जा। चीटा बनकर कहां बैठ जा? ट्रक पर। अगर तू चीटा बनकर ट्रक पर ही बैठ गया, अब पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन। व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन चीटा फ्रेम? बोलो, इन चीटा फ्रेम बोलो। अरे बोलो, अरे बोलो, चीटा फ्रेम में वर्क डन क्या है? अरे सर जीरो। क्यों? सर ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन, ये mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, पर सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। क्यों? अरे चीटे के लिए क्या ब्लॉक रुका हुआ है? हाँ सर। तो फॉर चीटा अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो। इस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में वैल्यू अलग आई थी। ग्राउंड फ्रेम में क्या आई थी? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन चीटा फ्रेम जीरो। व्हाट इज वर्क डन बाय नॉर्मल इन चीटा फ्रेम? Again zero. What is work done net in cheetah frame? Zero. Okay. What is work done by friction in ground frame? 76.8 minus जूल। अभी निकाला पीछे। हाँ, वर्क डन बाय नॉर्मल इन ग्राउंड फ्रेम 76.8 जूल। वर्क डन नेट अगेन जीरो। ग्राउंड में भी नेट तो जीरो ही आ गया। बोलो क्यों? क्योंकि 2 kg की में कोई बदलाव भी नहीं आया। पहले भी वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अभी भी 4 से ही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ओके, तो उसकी परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया तो उसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ। चाहे चीटा फ्रेम से निकालो चाहे ग्राउंड से निकालो, पर क्या इंडिविजुअल फोर्सेस चेंज हो गए वर्क डन फ्रेम पर? हाँ, बात आपकी सही है। कईयों के मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या सर नेट वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता? ऐसा अभी कुछ नहीं रटना। ये कहानी थी इनर्शियल फ्रेम की। नॉन इनर्शियल में कहानी बदलेगी, आगे आएगी, भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी सिर्फ इतना समझना है कि क्या वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करता है? हाँ करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करता है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई है। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम। ओके, तो अपन ने ये बात कर ली, ठीक है।
अगली कहानी थोड़ी वेरिएबल की, ये जो आगे आने वाला है ना अगली स्लाइड, ये वेरिएबल की कहानी है थोड़ी सी। आज चालू कर दूं कि रहने दूं? आज चालू कर दूं कि रहने दूं? वेरिएबल की कहानी अगले टर्न चालू करते हैं। तो थोड़ा सा वेरिएबल पढ़ा था ना अपन काइनेमेटिक्स में, वो ध्यान रख के आना, थोड़ा इंटीग्रेशन आएगा हल्का हल्का सा, बेसिक सा। मैं आपको सब चीज़ सिखा दूंगा। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो क्या होगा, एक्स का फंक्शन हो तो क्या होगा, वेरिएबल टी का फंक्शन हो तो क्या होगा, हर वैरायटी को अच्छे से समझाऊंगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर हुई है? वर्णन फ्रेम पे डिपेंड करता है? हाँ सर। क्या वो स्केलर है? हाँ सर। क्या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है? हाँ सर। अगर वो कांस्टेंट दे रखा हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर। एक ब्लॉक दिया हो, उस पर फोर्स लगा दो या दो फोर्स लगा दो, उनके वर्णन पूछ लो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर। एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर में डीएस वेक्टर किसका डिस्प्लेसमेंट है? बॉडी का कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। पर 99% सवालों में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गॉट माय पॉइंट? अरे सोच लो। हाँ सर। बोलो क्लियर? यस सर। पक्का? ओके। चलो तो फिर लड़ते रहो, पढ़ते रहो और मास्टर की बात सुनते रहो। इसी जोश और जुनून के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में, मैं और आप। धन्यवाद। थैंक यू।